शुरुआत कर रहे हैं। सबसे बड़ी खबर इस वक्त है, भारत के आगे पाकिस्तान झुक गया है। भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर हो गया है। भारत ने अपनी शर्तों पर सीज फायर किया है। विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह साफ कह दिया गया कि भारत ने अपनी शर्तों पर सीज फायर लागू किया है। सीज फायर शाम 5 बजे से लागू हो गया है। बहुत बड़ी खबर इस लिहाज से कही जाएगी क्योंकि जिस तरह से भारत ने मल्टी प्रोंग एक्शंस दिखाए, जिस तरीके से भारत ने पाकिस्तान को चौतरफा घेरा है, वो चाहे कूटनीतिक लिहाज से हो या फिर सैन्य ताकत से हो, पाकिस्तान को आखिरकार मानना ही पड़ा, झुकना ही पड़ा। भारत ने अपनी शर्तों पर सीज फायर किया है। बड़ी और अहम जानकारी, आज शाम 5 बजे से सीज फायर लागू हो गया है। पाक डीजीएमओ ने भारत से बातचीत की और इसके बाद दोपहर में यह बातचीत होती है और इसके बाद यह बड़ा फैसला है। भारत की तरफ से अपनी शर्तों पर ही सीधे तौर पर पाकिस्तान को झुकाया गया है। बड़ी और अहम खबर इस लिहाज से भी कहा जाएगा क्योंकि जिस तरीके से भारत लगातार ये कह चुका था कि आतंक के विरुद्ध ये लड़ाई है हमारी, और अगर आतंक की खेप को पुनः भारत में भेजने का प्रयास किया गया, आतंकी गतिविधियों को फिर से बढ़ाया गया, तो भारत इसे एक्ट ऑफ वॉर के जैसे लेगा। और जिस तरीके की कार्रवाई आज सुबह खासतौर से भारत की तरफ से हुई है, पाकिस्तान ने मिसाइल दागी, लेकिन उसकी लंबी मारक मिसाइल को ही हमने हवा में ही ध्वस्त कर दिया। और इसके बाद पाकिस्तान को यह समझ में आने लगा कि भारत से पंगा लेना बहुत महंगा पड़ने वाला है। और इस बीच अमेरिका की तरफ से, अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से ट्वीट आता है, बधाई दी जाती है दोनों ही देशों को सीज फायर के लिए। और यह भी खबर आ चुकी है अब कि दोपहर में पाक डीजीएमओ ने भारत से बात की और इसके बाद शाम 5 बजे से दोनों ही देशों के बीच सीज फायर लागू हो गया है। भारत ने अपनी शर्तों पर सीज फायर लागू किया है। ये है भारत की ताकत, ये है भारत के प्रति दुनिया का विश्वास। दुनिया के बड़े देशों ने भी पाकिस्तान को यह बता दिया था कि इस बार भारत रुकने वाला नहीं है। ये 1971 का भारत नहीं है, ये 2025 का भारत है। सीधे तौर पर भारत ने इस बार जिस तरीके से मल्टी प्रोंग एक्शंस दिखाए, जिस तरीके से पाकिस्तान के लॉजिस्टिक्स पर वार किया है, जिस तरीके से आतंकियों को ढेर किया, और जिस तरीके से आज सुबह सबसे बड़ी खबर आती है कि जब 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया था, जिस दिन 9 ठिकानों को ध्वस्त किया गया था, सबसे बड़े 5 आतंकी चेहरों को सीधे तौर पर उनको खत्म किया गया है। भारत ने इस बात को बता दिया कि हमारा जो युद्ध है वो सिर्फ और सिर्फ आतंक के विरुद्ध है। न्यूज रूम से सीधे सुदर्शन न्यूज के रेजिडेंट एडिटर मुकेश कुमार जी जुड़ चुके हैं। मुकेश जी, ये बहुत बड़ी जीत मानी जाएगी भारत की, क्योंकि भारत लगातार मल्टी प्रोंग एक्शन जिसे कहते हैं, कूटनीतिक सर्जिकल स्ट्राइक, सैन्य सर्जिकल स्ट्राइक और मनोवैज्ञानिक सर्जिकल स्ट्राइक, पाकिस्तान चारों खाने चित, और आज अपनी ही शर्तों पर भारत सीज फायर के लिए तैयार। कितनी बड़ी जीत भारत की ये। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी जीत है लावनी। जैसा कि हम लोग कह भी रहे थे कि जीत केवल वो नहीं होती है जो बम बारूद और मिसाइलों से लिखी जाती है या जीती जाती है। जीत वो होती है जो कूटनीतिक तौर पे आप करते हैं, टेबल पर बैठ करके आमने सामने बातचीत करके करते हैं। और भारत इसमें शुरू से ही आगे रहा है। पाकिस्तान के केवल हमले को ही उसने नाकाम नहीं किया, बल्कि पाकिस्तान को अपने घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। और आखिरकार पाकिस्तान ने गिड़गिड़ा करके अमेरिका से बार बार गुहार लगा रहा था। आप देखिए, केवल आज की बात नहीं है, आज 5 बजे जो है खबर आई है कि 5 बजे बातचीत हुई है दोनों के बीच में, लेकिन इसके पहले के क्रोनोलॉजी को आप देखिए। सबसे पहले जो है ट्रंप ने क्या किया था, ट्रंप ने पहले ट्वीट किया और ट्रंप ने ट्वीट करके ये कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो है युद्ध को थोड़ा एस्केलेट ज्यादा नहीं किया जाना चाहिए, नीचे करना चाहिए, डी एस्केलेट करने के बारे में सोचना चाहिए। उसके बाद पाकिस्तान जो है वह IMF से लोन के लिए ये करता है। उसके बाद $2.1 मिलियन की जो है वो $बिलियन की जो लोन जो है वो सैंक्शन कर दिया जाता है अमेरिका की तरफ से। और उसके बाद अमेरिका को युद्ध विराम के लिए या सीज फायर के लिए दे दिया जाता है। 2 चीजें इससे साफ है अब ये लावनी कि भारत अपनी शर्तों पे था। भारत किसी भी कीमत पर जो है पीछे आने को तैयार नहीं था।
डी एस्केलेट करने को तैयार नहीं था। दुनिया के देशों में एस जयशंकर सभी से लगातार बातचीत कर रहे थे, सभी यूरोपियन कंट्री से बात कर रहे थे और कह रहे थे कि भारत जो है जब तक जो है सजा नहीं दे देगा, जब तक आतंकवाद की कमर नहीं तोड़ेगा, यानी सेना पे ये जो अटैक था ये आतंकवादी संगठन पे नहीं था। मोदी और राजनाथ सिंह लगातार इस बात को कह रहे थे कि इस बार ये हमला केवल आतंकी या आतंकी संगठनों पे नहीं होगा, ये जो हमला है उनको पोसने वाले पाकिस्तानी सेना पे होगा और ये वार सेना पे किया गया। कल रात में जिस तरीके से सैन्य ठिकानों को ध्वस्त किया गया और जिस तरीके से लगातार 2 दिन से पाकिस्तान के हमले को नाकाम किया भारत ने, उससे पाकिस्तान टूट सा गया। पाकिस्तान को लगा कि ये बातें जितनी आगे जाएगी, ये लड़ाई जितनी आगे खिंचेगी, पाकिस्तान उतना खोखला होता जाएगा और वो सीज फायर के लिए गिड़गिड़ाने लगा। और अमेरिका के थ्रू जो है भारत से उसने, अमेरिका ने एक तरीके से कहे जो मध्यस्थता की और सीज फायर के लिए जब ये मान गया अपनी, तो भारत ने अपनी शर्तें रखी कि भारत की शर्तों पे होगा। और ये अभी इनिशियल है, 12 तारीख को दोनों के बीच में बातचीत होनी है। 12 तारीख की बातचीत के बाद भारत अपनी शर्तें रखेगा। भारत क्या शर्त रखता है इस बात पे भी डिपेंड करता है कि पाकिस्तान उसे मानता है शब्द या नहीं। अगर उसमें पाकिस्तान आनाकानी करता है तो ये ऑपरेशन सिंदूर जो है ये अभी ऑफिशियली होल्ड किया गया है, खत्म नहीं किया गया है। ये सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर जो है फिर से शुरू हो सकता है। 12 तारीख की जो बातचीत है, 12 मई की जो बातचीत है, उसके बाद ये आगे तय होगा। और इस बीच में एक और जो बड़ी खबर जो आ रही है सोर्सेस से, हालांकि ये भी देखिए जब लड़ाई चलती है लावनी तो बहुत तरीके से जो है अपनी बातों को रखा जाता है। अभी जो सोर्स के थ्रू से मीडिया के सामने रखा गया कि आतंकवाद की घटना को एक्ट ऑफ वार माना जाएगा, यह भी एक तरीके से अंतरराष्ट्रीय समुदाय को भारत का संदेश था कि वो किसी भी कीमत पे पीछे आने वाला नहीं है, वो पाकिस्तान को सजा दे के रहेगा। और पाकिस्तान को भी यह सीधा संदेश था। यही वजह है कि भारत के दृढ़ संकल्प के आगे जो है पाकिस्तान टूट गया और पाकिस्तान को घुटने पे आकर के अमेरिका के सामने गिड़गिड़ाना पड़ा और गिड़गिड़ा करके सीज फायर की मांग करनी पड़ी। अभी सीज फायर होल्ड किया गया है 5 तारीख से, शाम 5 बजे से लेकर के 12 तारीख को जो है बातचीत होगी अगले दौर की। और अगले दौर की बातचीत में क्या होता है, इस पे आगे लाइन ऑफ एक्शन क्या होगा ये डिपेंड करता है। अभी होल्ड किया गया है। तौर पर ये माना जाए कि अभी बहुत इंपॉर्टेंट फेज अभी आना बाकी है क्योंकि ये पाकिस्तान है। हालांकि पाकिस्तान के आगे जो शर्तें भारत ने रखी और पाकिस्तान की जो हालत है, आपने बिल्कुल ठीक कहा था कि बहुत सारे युद्ध जो होते हैं वो कागजों पर लड़े जाते हैं, यानी कूटनीतिक तरीके से लड़े जाते हैं। और यही वजह रही कि पहले ही सीसीएस मीटिंग में इंडस वाटर ट्रीटी 1960 को जब रद्द किया गया, उसी वक्त ही हमने रीढ़ की हड्डी की एक जो कहते हैं ना, एक छोटी छोटी जो रिब्स होती हैं उसे तोड़ने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। लेकिन क्या आप मानते हैं कि इसमें जो हमने सैन्य ताकत दिखाई, जिस तरीके से हमने पाकिस्तान के लॉजिस्टिक्स को कल हमने ध्वस्त किया, वो एयरबेस जो कि उनके लिए ऑक्सीजन का काम करते थे, अगर उन एयरबेसेस को नष्ट किया गया, अगर उनके मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट, खासतौर से अगर शोरकोट और नूर खान बेस की बात की जाए, तो वहां तक पहुंचकर अगर भारतीय सेना सबक सिखा सकती है तो शायद पाकिस्तान को क्या यह लग चुका है कि अब ये केवल पीओके तक सीमित नहीं रहेंगे, इनकी क्षमता इतनी आगे बढ़ चुकी है कि ये सीधे तौर पर हमारे अंदर तक आएंगे। इस्लामाबाद तक में कल ड्रोन अटैक किया गया था भारत की तरफ से, तो कहीं ना कहीं से सैन्य ताकत का जो डर है वो भी इस सीज फायर का एक बेस बनता है। मानते हैं आप इसे? बिल्कुल 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 मैं मानता हूं, ये एक बेस था। और देखिए केवल एक बेस नहीं था, ये एक कंपोनेंट आप इसको मान सकती हैं लावनी। देखिए कोई भी लड़ाई जो मैंने कहा कि वो कूटनीति से जीती जाती है और भारत कूटनीति में आगे रहा। सबसे पहले जो भारत ने एक्शन लिया पुलवामा के बाद, उसने क्या किया, डोनाल्ड ट्रंप ने जो ट्वीट किया, मैं आ रही हूं मुकेश जी, बस एक बार जरा दिखा दे अपने दर्शकों को। इस वक्त देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट क्या किया था। आफ्टर अ लॉन्ग नाइट ऑफ टॉक्स मीडिएटेड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स, आई एम प्लीज्ड टू अनाउंस दैट इंडिया एंड पाकिस्तान हैव अग्रीड टू अ फुल एंड इमीडिएट सीज फायर। यानी लंबी बातचीत हुई और उसके बाद खुशी के साथ ये इजहार किया गया डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। कांग्रेचुलेशंस to both countries on using common sense and great intelligence. Thank you. अब बात यहां पर यह है कि ग्रेट इंटेलिजेंस और कॉमन सेंस किसका काम ज्यादा आया है, यह मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सीधे तौर पर भारत ने अपनी शर्तों पर ही यह सीज फायर किया है। और
जिस बात को मुकेश जी आप बार बार कह रहे हैं कि बिल्कुल ये कॉमन सेंस और ग्रेट इंटेलिजेंस की जो बात है, वही बात आती है कि पाकिस्तान अब ये समझ रहा है, उसको भी अब समझ में आ गया कि अगर हम थोड़ा सा भी अगर आगे अब बढ़ते हैं तो भारत रुकने वाला नहीं है, बेहतर है कि यहीं पर हम रुक जाए। मुकेश जी, बिल्कुल बेहतर है कि हम यहीं पर रुक जाए। और जो ग्रेट इंटेलिजेंस की बात कही है उसको जरा सा आप समझ रहे हैं, इसको अलग अलग तरीके से लोग डिफाइन करेंगे जो इस जानकार है, जो इसमें शोध करते हैं। मुझे लगता है कि विदेश नीति पर शोध करने वाले विद्यार्थियों के लिए ये शब्द जो है एक नया होगा, एक नए कंपोनेंट की तरह इसको यूज करेंगे, इस पर शोध किया जाएगा। लेकिन एक जो चीज जो मैं कहना चाहता हूं कि दोनों देश ने जो है, दोनों देश यानी भारत और पाकिस्तान के लिए जो है अमेरिका जो है एक मीडिएशन का काम किया। और अमेरिका जो है ये एक तरीके से जो भारत की तरफ से ये जो सीज फायर की बात करी है, ये भारत के पक्ष में जाता है लावनी, क्योंकि पहले दोनों देशों पर दबाव बनाने की कोशिश की गई थी और भारत ने ये बात दुनिया को बता दिया था कि वो रुकने वाला नहीं है और डी एस्केलेशन जो है वो करेगा तो पाकिस्तान करेगा। और जो युद्ध जो है, युद्ध को एस्केलेट भी पाकिस्तान ने किया, क्योंकि पहले दिन जो भारत ने जो अटैक किया था वो आतंकवादी ठिकानों पे किया था और यूनाइटेड स्टेट्स का इसमें और दुनिया के पूरे देशों का इसमें सहमति थी, उनकी गाइडलाइन पे किया गया था और सभी लोगों को विश्वास में रख करके किया गया था। इसलिए दुनिया के देश, यूनाइटेड नेशन और अमेरिका भी इस बात को जानता था कि भारत का। सबके बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, थोड़ी ही देर में रक्षा मंत्रालय की बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। शाम 6:15 पर रक्षा मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। थोड़ी ही देर में बड़ी और अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस, सबसे कुछ देर पहले ही महज 2 मिनट में ही विदेश मंत्रालय की प्रेस ब्रीफिंग हुई। विक्रम मिस्री साहब ने स्पष्ट कर दिया कि दोनों देशों के बीच सीज फायर हो गया है। भारत ने अपनी शर्तों पर सीज फायर किया है, 5 बजे से सीज फायर लागू है, लेकिन अब 6:15 बजे रक्षा मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। अब से ठीक 2 से 3 मिनट के बाद क्विक रिएक्शन जल्दी हमारे साथ फॉर्मर डिप्लोमेट मंजू सेठ जी जुड़ चुकी हैं और साथ ही साथ विदेश मामलों के जानकार सिद्धार्थ दबे जी भी जो लगातार हमारे साथ बने रहे। मंजू मैम, पहले आपसे किस तरीके से लिया जाए, क्योंकि ये जो सीज फायर हुआ है भारत ने अपनी शर्तों पर सीज फायर किया है। बिल्कुल सही कहा आपने, और ये बहुत ही एक खुशखबरी हमको मानना चाहिए इसको कि ये हुआ है, चाहे जिस तरीके से भी हुआ। पर मेरा मानना है कि पाकिस्तान पे भी बहुत प्रेशर बन गया था, क्योंकि जो इंडिया ने उनको रिपेल किया, उनके सारे अटेम्प्ट्स को, और जो मिसाइल्स आए, ड्रोन्स आए, हमारा जो डिफेंस सिस्टम बहुत अच्छा था, तो उनको और हमारी जो अटैक्स उनके एयर बेसिस पे हुए, तो वो बिल्कुल आई थिंक मुझे लग रहा है उन पर बहुत प्रेशर था, तो इसलिए वो मान गए, राजी हो गए और डायरेक्टली वो बात नहीं आपस में ना करते हमारे साथ, लेकिन इन टच तो थे। लेकिन यूएस के प्रेशर से आई थिंक ये बहुत एक अच्छी बात हुई है, अच्छी एक डेवलपमेंट हुई है कि किसी की तो बात मानी उन्होंने। और ये यूएस के प्रेशर से या भारत की सैन्य क्षमता से और भारत की जो डिप्लोमेटिक एनर्जी जो देखने को मिली? नहीं, दोनों का कॉम्बिनेशन है। मेरा मानना है कि हमारा जो एक अपर हैंड था वो भी, और साथ में यूएस के प्रेशर से भी वो माने हैं। और ये जो एक बहुत ही खुशखबरी हम देख रहे हैं, और हमें उम्मीद है कि एक सस्टेनेबल एक सीज फायर रहेगा और हमारे टर्म्स पे, तो हम बिल्कुल इसको। बिल्कुल, आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि सस्टेनेबल होना चाहिए, और इसीलिए ये कहा गया है कि अभी होल्ड किया गया है, जैसा कि अभी मुकेश जी इस चीज का जिक्र भी कर रहे थे सिद्धार्थ जी, कि ऑपरेशन सिंदूर अभी होल्ड है, अभी गार्ड ऑफ नहीं किया गया है। इस तरीके की जो परिस्थिति अभी बनी हुई है, भारत ने अपनी शर्तों को सामने रखा, सीज फायर हुआ, झुक गया पाकिस्तान। लेकिन सवाल यही है कि ये पाकिस्तान है, भरोसा करने लायक है? जी बिल्कुल लावणी जी, देखिए 1971 के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि वी क्रॉस द आईबी, इंटरनेशनल बॉर्डर हमने क्रॉस किया, एंड वी हैड एक्शंस अक्रॉस द आईबी। तो उरी या फिर बालाकोट का जब हम उदाहरण देते हैं तो दैट वाज अक्रॉस द लाइन ऑफ कंट्रोल, किंतु पहली बार जो चाहे वो बहावलपुर हो, मुरिद के हो, और उस सेक्टर्स में वी एक्टेड अपॉन। तो ये भारत के लिए एक बहुत मैं समझता हूँ एक स्ट्रैटेजिक जीत है कि फ्यूचर में भी ये दिखा दिया है भारत ने कि अगर आवश्यकता पड़ती है तो भारत संपूर्ण पाकिस्तान में कहीं पे भी आक्रमण या कुछ कर सकता है। किंतु एक लाइन है जो मैं क्योंकि कल के बिंदास बोल कार्यक्रम में सुरेश जी के साथ हम लोगों ने बलूचिस्तान पे काफी बात कही, और कहीं ना कहीं पे ये कह सकते हैं कि BLA बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी वुड फील लिटिल बिट डिजेक्टेड
upon, unless I don't know, we don't know exactly क्या terms and conditions हैं जो हम ceasefire में declare कर रहे हैं. What are the, I'm sure कुछ बहुत, जैसे ट्रम्प कहते हैं कि नरेंद्र मोदी is a very tough negotiator. तो जब वो ऐसा कहते हैं उनके लिए, तो मैं समझता हूँ कि राष्ट्र हित में उन्होंने, जब वो यूएस के साथ इतने टफ नेगोशिएशन कर सकते हैं, तो यहाँ तो पाकिस्तान है. बिल्कुल, ये उम्मीद लगाना कि बहुत टफ एक नेगोशिएशन होगा. लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात है मुकेश जी, एक महत्वपूर्ण चीज हमने लगातार देखी जब से, क्योंकि ये कहा गया था भारत की तरफ से कि हमने शुरुआत नहीं की, ये शुरुआत हुई 22 तारीख से पहलगाम में जिस तरीके का इस्लामिक आतंकी हमला हुआ, उसके बाद से भारत ने जो एक्शंस लिए, कहते हैं ना कि रूट ऑफ एंगेजमेंट्स, ये बहुत वैल्यूएबल होते हैं ऐसी सिचुएशन में. और रूट ऑफ एंगेजमेंट में हमने चौतरफा जो स्टेप्स उठाए, क्या ये उसका एक बड़ा परिणाम माना जाए, खास तौर से ऐसे समय में जब हर स्थिति में पाकिस्तान को हम बेनकाब कर रहे थे. वो पाकिस्तान जो अभी तक ये कह रहा था कि अरे हम तो खुद आतंक के मारे हुए हैं, लेकिन भारत ने तो वो प्रमाण भी सामने रख दिया कि देखिए कहां से आप आतंक के मारे हैं. आपके यहाँ तो आतंकी जनाजे को भी स्टेट ऑनर दिया जाता है वहां पर जो परिस्थितियां बनती है. तो क्या ये सब कहा जाए कि एक के बाद एक प्रमाण थे जो पाकिस्तान को बैकफुट पर लेते आते गए? नहीं, देखिए लावनी, इन सब चीज़ों का उतना बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दुनिया के सामने पाकिस्तान जाहिर है. और अमेरिका में एक चीज़ और भी देखिए, कल ही आईएमएफ ने जो है लोन सैंक्शन किया है पाकिस्तान को. तो अगर इन सब चीज़ों पे को आधार बना करके डिसीजन लिया जाता तो पाकिस्तान को ये लोन मिलना नहीं चाहिए था. भारत ने विरोध किया था इसका कि पाकिस्तान की छवि ऐसी नहीं है और ये इस पैसे का इस्तेमाल आतंकवाद को बढ़ाने में कर सकता है. तो मुझे लगता है कि ये कोई तात्कालिक कारण नहीं हो सकता है. ये एक जो भारत ने जिस तरीके से अटैक किया और भारत रुकने को जिस तरीके से तैयार नहीं था, इससे पहले जितनी भी बातें हुई भारत रुक जाता था. भारत दुनिया की बातें मान लेता था, भारत अमेरिका की बातें मान लेता था. लेकिन इस बार भारत ने अपनी शर्तों पे किया है. भारत ने कहा है कि नहीं, हम जो है, हमारी संप्रभुता पे हमला हुआ है तो हम उसे सजा दे के ही रहेंगे. और जब तक भारत ने, देखिए आज 2 दिन के भीतर में भारत ने कितना डैमेज किया है पाकिस्तान को, यही इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान अमेरिका से गिरा करके सीज फायर के लिए उसने मांग करी थी. उसके बाद मीडिएशन जो है, क्योंकि शुरू दिन, पहले दिन जब ये 7 तारीख को, आप याद करिए, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ये उन दोनों के बीच का मामला है, साथ ही से होना चाहिए, हम इसमें नहीं आएंगे. दूसरे दिन उसने कहा, जब हमला जब देखा कि भाई कोलेटरल डैमेज जो है भारत की तरफ से कम, अमेरिका से ज्यादा है, तब पाकिस्तान की तरफ से अमेरिका ने, एक तरह से मैं तो इस पूरे डील में या सीज फायर में देखता हूं कि अमेरिका का झुकाव पाकिस्तान की तरफ है. और वो पाकिस्तान से जो है, पाकिस्तान के प्रति सहानुभूति रख करके ये फैसला कर रहा है कि बेचारा मर जाएगा, भारत से कर रहा है, छोड़ दो इसे. और पाकिस्तान गिरगिरा रहा है. तो इस मामले में पाकिस्तान, आप जैसा कि दवे जी ने कहा, मैं बिल्कुल सहमत हूं कि भारत टफ नेगोशिएटर है. मोदी जो है वो टफ नेगोशिएटर है. तो क्या नेगोशिएट किया 12 तारीख को, अभी देखिए, और ज्यादा बातें जो है 12 तारीख को आएगी. और अभी 6:15 बजे, अभी थोड़ी देर में जो है रक्षा मंत्रालय की, विदेश मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय की पीसी है, उसमें एस जयशंकर भी रहेंगे, विदेश मंत्री भी रहेंगे उसमें. तो ये देखना है कि उसमें क्या होता है. और 12 तारीख को क्या है, नेगोशिएशन किन किन मुद्दों, अभी तो ये है कि दोनों के बीच में सीज फायर पे रजामंदी है. बिल्कुल, आपने सही कहा कि मुख्य मुद्दा तो अभी यही है कि टफ नेगोशिएटर अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं तो नेगोशिएशन किस किस मुद्दे पर होगा, और यही महत्वपूर्ण बात होगी. इस वक्त मेरे सहयोगी विकास भी जुड़ चुके हैं. विकास, आपके पास लेटेस्ट अपडेट है अभी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अभी प्रधानमंत्री से मिलने के लिए एनएसए अजीत डोभाल भी पहुंचे हुए हैं. बिल्कुल लावनी जी, आपने सही कहा, क्योंकि अभी प्रधानमंत्री के आवास पर एक बड़ी बैठक हो सकती है. चूंकि पूरा अभी जो सीज फायर को लेकर निर्णय हुआ है, इसको लेकर लीड देने पहुंचे हैं एनएसए अजीत डोभाल प्रधानमंत्री के हाउस पर, और एक बड़ी बैठक भी हो सकती है. खबर यह कि दोपहर 3:30 बजे पाकिस्तान डीजीएमओ की तरफ से भारत को फोन आया. उन्होंने सीज फायर को लेकर प्रस्ताव रखा, उस पर बात हुई और मध्यस्थता की है अमेरिका ने, यानी डोनाल्ड ट्रंप ने. तो ये भारत की बड़ी एक कूटनीतिक जीत है. लेकिन ये देखना होगा कि किस तरह से जो अपने घुटनों पर पाकिस्तान आया है, आतंकवाद को पैदा करने वाला देश, आतंकवाद को परोसने वाला देश, अगर शांति के समझौते पर पहुंचा है तो ये कूटनीतिक, स्ट्रेटेजिकल और ये बड़ी स्ट्राइक जो भारत ने की थी, उसकी ये बड़ी जीत है. ना उसके एयर स्पेस में घुसे बिना, ना कुछ, हमने ऐसी हरकतें की, जो भी हमने किया. देखिए ऑफिशियल जो स्टेटमेंट्स आए कि संयमित कार्रवाई भारत कर रहा है, और संयमित कार्रवाई करते हुए जो कमर तोड़ी है, जो
घुटनों पर पाकिस्तान को लाया गया है। ये बहुत बड़ी राजनीतिक और कूटनीतिक एक जीत बिल्कुल, भी मानी जा रही है। बहुत बड़ी जीत इसे कहा जाएगा। कर्नल व्याला भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ पुष्कर द्विवेदी जी भी जुड़ चुके हैं। कर्नल व्याला, किस तरह से लेते हैं आप इस सीज़फायर को? भारत के आगे पाकिस्तान को आखिरकार झुकना ही पड़ा। 3-3:30 बजे के आसपास सभी न्यूज चैनल्स में ब्रेकिंग न्यूज आ रही थी, जिसमें इंडिया ने एक स्टेटमेंट जारी किया था, एनी एक्ट ऑफ टेरर इन फ्यूचर, भविष्य में एनी एक्ट ऑफ टेरर विल बी कंसीडर्ड एज एन एक्ट ऑफ वॉर। उसके सभी रक्षा विशेषज्ञ उस भारत सरकार की इस एक लाइन की समीक्षा कर रहे थे। तो दो चीजें सामने आई हैं। पहली चीज सामने आई है, यह टर्म जो है ये अमेरिका को बताया गया होगा और अमेरिका ने हमारे इस टर्म को माना है कि भविष्य में अगर पाकिस्तान कोई टेरर की एक्टिविटी करता है, हम युद्ध की ओर बढ़ने के लिए इंडिपेंडेंट रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, हमें कोई रोक नहीं सकता है। भारत की इस रणनीति को अमेरिका ने माना है और विश्व ने माना है कि एनी एक्ट ऑफ टेरर इन फ्यूचर विल बी कंसीडर्ड एज एन एक्ट ऑफ वॉर। ये बहुत बड़ी चीज है। दूसरा, हमने ये नेगोशिएशन पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से किया है। हमने ताकत को दिखाकर ये नेगोशिएशन किया है। इससे पहले लगता था कि हम कमजोर हैं। सन 47-48 में नेहरू जी यूनाइटेड नेशंस चले गए थे अपने को कमजोर दिखाते हुए। आज भारत ने ये दिखाया, वी आर एट ए पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ एंड वी कैन डिक्टेट टर्म्स। हम अपने टर्म्स आपको, अमेरिका को, जो नेगोशिएटर्स हैं उनको हम ये अपने टर्म बता रहे हैं और आपको हमारे टर्म मानने पड़ेंगे। और अगर बिल्कुल, और अगर टर्म्स नहीं माने गए तो हम फिर फ्री हैं, जैसा कि हमने फ्री हैंड्स की बात भी की थी। पुष्कर जी, कैसे लेते हैं? क्योंकि कल देर रात ही आपने कहा था, देखिए आज ही बहुत कुछ हो जाएगा और उसके बाद कल सुबह तक पाकिस्तान को समझ में आ जाएगा कि आगे उसे करना क्या है। पुष्कर जी, इस बारे में ये कहना चाहूंगा, सबका ध्यान विद्वानों का भी दिलाना चाहूंगा कि ये जो निगोशिएशन है ये हमने की नहीं है और ये हमारे साथ की गई है। यानी कि जैसे मैंने सुबह भी कुछ चैनल्स में मैंने बता दिया था कि भारत युद्ध जीत चुका है, और जैसा पाकिस्तान ने भी दिन में बयान दिया कि अब भारत के ऊपर है कि वो क्या करता है। बिल्कुल, ये हमसे मनुहार की गई है। अगर ये हमसे अमेरिका ने कोई निगोशिएशन, हमने अमेरिका से नहीं की है, प्रेशर नहीं डाला उसने, ये हमसे मनुहार की गई। और हमने अंत में, चूंकि हमारे देश का राष्ट्रीय चरित्र शांति का है, तो हमने अंत में बोला कि ठीक है, इस बार मौका दे रहे हैं, अगला कोई भी एक्ट ऑफ टेरर एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। क्योंकि देखिए, हमने एयर सुपीरियॉरिटी हासिल कर ली थी, हमने पाकिस्तान एयरफोर्स को 20 साल पीछे भेज दिया। और जैसे कि दवे जी ने बताया, बिल्कुल सही बताया, 71 के बाद LOC पहली बार क्रॉस हुई है। लेकिन एक और बात हुई है कि पहली बार 71 के बाद एयर बेसिस पाकिस्तान बिल्कुल, और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज ले रहे हैं हम इस वक्त। आतंकवाद पर भारत का रुख अडिग है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक्स पर पोस्ट लिखी है, भारत आतंक के विरुद्ध हमेशा लड़ता रहेगा। भारत पाक सीज़फायर पर विदेश मंत्री की पोस्ट इस वक्त सामने आई हुई है। गोलीबारी और सैन्य कार्रवाई रोकने पर सहमति बनी है, लेकिन आगे की लाइन देखिए, आतंकवाद पर भारत का रुख अडिग है। यानी जो बात हम बार बार कह रहे हैं, भारत आतंक के हर रूप का डटकर विरोध करता रहेगा। जो हमने सीधे तौर पर कहा कि अगर दोबारा आतंक को लेकर किसी तरीके का कदम उठाया गया तो उसे एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। सीज फायर है, लेकिन आतंक के विरुद्ध हमारी ये लड़ाई, हमारा ये संकल्प, हमारा ये प्रण अडिग है। बहुत बड़ी बात ये हो जाती है ऐसे समय में जब लगातार ये देखा जाता है कि पाकिस्तान सिर्फ न केवल आतंकियों का पोषक रहा है, बल्कि उनके यहाँ सीधे सीधे कहना चाहिए पाकिस्तान बना ही आतंकियों के लिए है। लेकिन बिल्कुल सही बात पुष्कर जी ने कही। सिद्धार्थ जी, आपके पास आ रही हूं कि इस बार बार ये देखा गया था कि पाकिस्तान गिड़गिड़ाकर ये अमेरिका से गुहार लगा रहा था कि किसी तरीके से इसे रोक दिया जाए। गीदड़ भपकियों का दौर हालांकि जारी था, लेकिन मुझे याद आता है इशाक डार, उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया था कि हमारी इकोनॉमी अभी खड़ी होना शुरू हुई है, हम युद्ध में जाने के स्थिति में नहीं है, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो हम देखेंगे। लेकिन पहली लाइन जो थी कि हम युद्ध में जाने की स्थिति में नहीं है, यही बात बता चुकी थी कि पाकिस्तान बहुत लंबे समय तक नहीं टिक सकता है भारत के आगे। सिद्धार्थ जी। जी देखिए,
जब ये कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटीज की बैठक रही होगी, जिसमें तुरंत मोदी जी यूएई से वापस आए और रखी गई, और एक ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया होगा कि जब तक ये लक्ष्य अचीव ना हो जाए तब तक ऑपरेशन सिंदूर या जो भी कुछ है वो आगे चलता रहेगा। तो एनी एस्केलेशन, एनी वॉर, एनी कॉन्फ्लिक्ट, उसका एक ऑब्जेक्टिव रहता है। तो या तो वो ऑब्जेक्टिव भारत ने अचीव कर लिया है, अब वो ऑब्जेक्टिव क्या है ये आने वाले समय में डिस्क्लोज होगा, ये हमें जानने मिलेगा। तो एक बात तो ये हो सकती है कि वो ऑब्जेक्टिव अचीव हो चुका है, किंतु साथ ही साथ जैसे आपने बताया कि ये डिप्लोमेटिक फ्रंट पे भी भारत की एक बहुत बड़ी जीत थी। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जब पाकिस्तान गया तो 13 वर्सेस 2, जिसमें चाइना और पाकिस्तान खुद, जो कि एक अभी नॉन परमानेंट मेंबर है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का, रेजोल्यूशन जो था इट वेंट इन फेवर ऑफ भारत। तो हर तरह से अगर आप देखें तो भारत की कूटनीतिक जीत है, और ये भी है कि फंदा पूरा के पूरा कर चुका है। वी स्टिल हैव टाइम टू अंडरस्टैंड एंड एसेस द सिचुएशन। 12th को देखेंगे, नेगोशिएशन के बाद का समय क्या होता है वो भी पता चल जाएगा। हो सकता है कि नेगोशिएशन में भारत की डिमांड हो कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर जो है उसे फ्री कर दिया जाए और भारत में शामिल कर दिया जाए, बलूचिस्तान जो है उसको भी। तो काफी सारे इफ्स एंड बट्स हैं। ये तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एमईए में और यानी स्पेक्यूलेशंस बहुत सारी है। मंजू सेठ जी, क्विक रिएक्शन आपका चाहूंगी कि अभी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन इतना तो जरूर है कि भारत की जो शर्तें होने वाली हैं वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, इतना तो निश्चित रूप से लगने वाला है। मंजू सेठ जी। बिल्कुल, क्योंकि एक ये जो अच्छी सीज फायर, एक अच्छी खबर मिली है सीज फायर की, इसके बाद डेफिनेटली military operations of India at 15:35 hours earlier this afternoon. It was agreed between them that both sides would stop all firing and military action on land and in the air and sea with effect from 1700 hours Indian Standard Time today. Instructions have been given on both sides to give effect to this understanding. The Directors General of Military Operations will talk again on the 12th of May at 1200 hours. Thank you. I have a very brief statement to make. तो हमने दोबारा आपको विदेश मंत्रालय की जो पीसी प्रेस ब्रीफिंग, मात्र आप देखें तो 2 मिनट भी पूरा नहीं होता है, मंत्रालय की तरफ से खास तौर पर यह बताया जाएगा कि सीजफायर के बाद के उसके पहले की क्या स्थिति रही है, क्योंकि कल देर रात जिस तरीके से हमने बड़ी सैन्य ताकत पाकिस्तान को दिखाई है, उसके बाद पाकिस्तान की कमर टूटना लाजमी थी। 3 बड़े एयरबेस को हमने ध्वस्त किया, इसके साथ ही साथ लगातार हम ज्यादा जो है डेवस्टेट किया हुआ है। कल रात को रजौरी में बहुत नुकसान हुआ, टंगधार पहले दिन से निशाना बना है। तो जैसे मैंने अभी कहा, डीसीज़ को वाज़िया हिदायत दी गई है कि वो फौरी तौर डैमेज का जो है फाइनल असेसमेंट करके वो असेसमेंट हम तक पहुंचाएं, ताकि हम इन घरों को रिलीफ जो है पहुंचाना शुरू करें। इसके साथ साथ कई दिनों से अब हवाई अड्डा हमारा बंद रहा है। उम्मीद करते हैं कि इस सीज़ फायर के बाद दोबारा हवाई अड्डा खुलेगा और हमारे जो यहाँ से हाजी हज करने के लिए जिनको निकलना था हम भेज नहीं पाए, इंशाल्लाह जैसे ही हवाई अड्डा खुल जाता है तो हम दोबारा हमारे अपने हाजियों को यहाँ से तो मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को आप सुन रहे थे, और इन सबके बीच हमारे साथ सिद्धार्थ दबे जी हैं, हमारे साथ पुष्कर जी हैं, न्यूज रूम से मेरे सहयोगी विकास बने हुए हैं, और कर्नल व्याला हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विकास, सबसे पहले आपके पास आ रही हूँ। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्योंकि वक्त 6:15 बजे का था, 6:30 के लगभग हो रहा है, क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस होने में अभी थोड़ा डिले है? कोई जानकारी आपके पास? जी देखिए, ये जो डिले है ना, ये भी लावनी जी अपने आप में बहुत कुछ कहता है। चूंकि हमने तड़के सुबह देखा कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी, जिसको हमें सुबह तकरीबन 5:45 की ये खबर हमारे पास पहुंची थी, 5:45 बजे की। उसके बाद फिर ये खबर आई कि वो डिले हो गई है, 10 बजे हुई। 10 बजे से फिर ये समय हमें पता चला कि शाम 5 बजे होने वाली है, लेकिन उसके बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस फिर लेट हुई है। तो अभी देखिए फ्रेम जो है हमें मिलने लगा है, वहां कुर्सियां लग गई हैं, यानी किसी भी वक्त ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। लेकिन ये जो फैसला हुआ है आज दिन में, हमने जो शांति देखी है, और उसके पीछे कई सारी वजह हमें ऐसी नजर आ रही थी इस फैसले के पीछे, क्योंकि आपने पिछली
अभी सीसीएस की जो बैठक देखी होगी लावनी जी, उसमें सिर्फ 5 लोग हमें नजर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, एनएसए अजीत डोभाल और उनके साथ तीनों सेनाओं के प्रमुख 5 लोग थे। लेकिन आज जो सीसीएस की बैठक हुई, महत्वपूर्ण बैठक, उसमें ये 5 लोग नहीं बल्कि और ज्यादा संख्या थी। प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, एनएसए, सीडीएस 4 लोग, उनके साथ थे रो के चीफ रवि सिन्हा और उनके साथ आईबी चीफ तपन ढेका साहब, एडवाइजर जो शक्तिकांत दास जी हैं वो थे, प्रिंसिपल सेक्रेटरी पीके मिश्रा जो हैं वो थे, विदेश सचिव विक्रम मिश्री साहब थे। तो 8-9 लोगों के साथ बैठकर एक लंबी विस्तृत चर्चा हुई होगी, क्योंकि तकरीबन जब 3:30 बजे का वो समय था, जबकि डीजीएमओ पाकिस्तान ने भारत के डीजीएमओ को कॉल किया था, उस समय अजीत डोभाल पीएम के साथ ही थे। यानी दिन भर से ये पूरी प्रक्रिया चल रही थी और इसको लेकर भी बहुत सख्त फैसले हैं। लावली जी, आप समझ सकती हैं कि हमने जो सीज फायर को लेकर बातचीत की है, लेकिन इसके बीच में भी जो वो एक्ट ऑफ वॉर वाली सिचुएशन है उसको अगर हमने बरकरार रखा है, तो इसका मतलब बहुत स्पष्ट है कि हम झुकेंगे नहीं, बिल्कुल हम झुकेंगे नहीं। और होगी जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि हम झुकेंगे नहीं। और हम बार बार यही कह रहे थे पुष्कल जी, हम बार बार यही कह रहे थे कि भारत ने इस बार जो किया है उससे पाकिस्तान के आतंकियों, पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान के हुक्मरानों की रगों में खून नहीं, खौफ दौड़ रहा है। और चौतरफा ये खौफ था, न केवल सैन्य ताकत का बल्कि कूटनीतिक ताकत का भी। अच्छा, जिस तरीके से अभी हम कह रहे हैं कि अपनी शर्तों पर, क्या आपको लगता है ऐसा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि पाकिस्तान को यह भी समझ में आने लगा कि यूएनएससी में उसने रोना रोया, खुद की ही जगहसाई की स्क्रिप्ट उसने लिखी, वहां पर भी उसको कुछ नहीं मिला। अभी क्योंकि अगला महीना बेहद खास होने वाला है, एफएटीएफ की जब मीटिंग होगी और उसमें ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान को फिर से जाने की जो संभावना है वो बनी हुई है। और अगर ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान चला जाता है 2018 से 2022 तक, हालांकि ग्रे लिस्ट में था, 22 के बाद वो निकलता है, तो इससे उसको और ज्यादा नुकसान होने वाला है। कहीं ये डर भी तो नहीं पाकिस्तान को सालता रहा? पुष्कल जी, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि ये जो भारत की जीत है, ये सिर्फ भारतीय सेनाओं की जीत नहीं है, ये हमारी डिप्लोमेसी की भी जीत है। और ग्रे लिस्ट में मुझे लगता है एफएटीएफ का ये ग्रे लिस्ट वाला मुद्दा हमारे एक पॉइंट ऑफ निगोशिएशंस का पार्ट बनेगा, अभी हम देखेंगे आगे। और एक और चीज मैं आपके चैनल के माध्यम से बहुत महत्वपूर्ण ये सबके संज्ञान में डालना चाहता हूं कि ये जो सीज फायर हुआ है ये किस लेवल पे हुआ है? ये मिलिट्री लेवल पे हुआ है, डीजीएमओ लेवल पे। भारत सरकार और जयशंकर प्रसाद साहब का जो ट्वीट है उससे ये स्पष्ट हो गया है कि ये बिल्कुल स्पष्ट भारत सरकार ने कर दिया है कि ये मिलिट्री लीडर्स ने अभी निर्णय लिया है कि अभी फिलहाल हम सीज फायर कर रहे हैं, तुमको मौका दे रहे हैं, लेकिन जो पॉलिटिकल लीडरशिप है। चलिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस रक्षा मंत्रालय की शायद शुरू हो चुकी है, सीधे लीजिए। Good evening, ladies and gentlemen. I welcome you to this press briefing on Operation Sindoor and related developments. We have with us Commodore Ravi Nair, Colonel Sophia Qureshi, and Wing Commander Vyomika Singh to brief you. With that, I hand over the floor to Commodore Nair. Good evening, ladies and gentlemen. As the Foreign Secretary had said, you're aware there's an understanding that has been reached to stop all military activities at sea, on the air and on the land. And the Indian Navy, Indian Army and the Indian Air Force have been instructed to adhere to this understanding. Since the tragic events at Pahalgam, you're aware that our responses have been measured and very responsible. Details of these have been shared with you over the past few days through our various press briefings. What has also happened is that there is a significant amount of misinformation that is being undertaken from the other side. And as a professional military organization, we thought it is also our duty to dispel those misinformation aspects, as also state the facts of the case as they stand. Towards that, I will now hand over to my colleague, Colonel Qureshi. नमस्कार। अब मैं आपको पाकिस्तान की मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन के बारे में अवगत कराऊंगी। पहला, पाकिस्तान ने यह क्लेम किया कि उसने अपने JF-17 से हमारे S-400 व ब्रह्मोस मिसाइल बेस को नुकसान पहुंचाया, जो कि बिल्कुल गलत है। दूसरा, उसका ये भी मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन था कि हमारी एयरफील्ड, जो कि सिरसा, जम्मू, पठानकोट, बठिंडा, नलिया,
और भुज में है, ये उसका मिस इन्फॉर्मेशन भी बहुत गलत है। तीसरा, पाकिस्तान के मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन के मुताबिक हमारे एम्युनिशन डंप्स जो चंडीगढ़ और बियास में है उसका डैमेज हुआ, यह भी बिल्कुल गलत है। हमने आपको मॉर्निंग ब्रीफिंग में बताया था विद फैक्ट्स एंड फिगर के साथ कि ये सारी चीजें बिल्कुल सही सलामत हैं। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पाकिस्तान के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात की गई थी कि उनके सीनियर मिलिट्री ऑफिसर्स जो कि पूरी तरह से ये भ्रामक है और तथ्यों से दूर है कि पाकिस्तान की ओर से ये झूठा आरोप भी लगाया जा रहा है कि भारतीय सेना ने मस्जिदों को नुकसान पहुंचाया। मैं इससे बिल्कुल स्पष्ट करना चाहती हूं कि इंडिया इज ए सेक्युलर नेशन और हमारी सेना भारत के कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज की एक बहुत प्यारी झलक है। इंडियन आर्म फोर्सेस ने पाकिस्तान को बहुत भारी नुकसान पहुंचाया, उनके मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर्स को, चाहे वो लैंड एसेट्स हो या फिर उनके एयर एसेट्स। यही नहीं, इंडियन आर्म फोर्सेस ने पाकिस्तान की एयरफील्ड स्कर्दू, जकोबाबाद, सरगोदा और बुलारी को बहुत नुकसान पहुंचाया। इसके अलावा पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम, रडार सिस्टम, उनको भी एयर स्पेस में अनडिनेबल किया। यह भी बताना चाहती हूँ कि लाइन ऑफ कंट्रोल के पास पाकिस्तान के कमांड एंड कंट्रोल, लॉजिस्टिक इंस्टॉलेशन और उनके मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर, मिलिट्री पर्सनल का इतना भारी नुकसान हुआ कि पाकिस्तान की ऑफेंसिव और डिफेंसिव कैपेबिलिटी को नष्ट कर दिया गया। अंत में मैं फिर से ये बात दोहराना चाहूंगी, इंडियन आर्म फोर्सेस पूरी तरह से तैयार है, सतर्क है और भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा के लिए पूरी तरह से कमिटेड है। धन्यवाद। जय हिंद। Several attempts were made by Pakistan on spreading a misinformation campaign, as we have seen for the last few days. There were attempts made to say that our S-400 at a northern base was destroyed, which was completely false, and that it was destroyed by a JF-17, it was a false information. Also that the BrahMos installation was attacked and it was destroyed was false. The destruction of airfields at Srinagar, Jammu, Pathankot, Bhuj, Nalia, etc. was also a false claim. The forward ammunition dump at Chandigarh and Beas are also fit and fine, and we showed you these in the photographs in the morning briefing today. Also, there was a certain different way of miscampaign that the Pakistan conducted by its press conferences, which was conducted in a manner which was completely misleading and devoid of facts. Pakistan has been spreading fabricated allegations that the Indian Armed Forces have targeted mosques. Let us make this very clear here, that India is a secular nation and the Indian Armed Forces are a reflection of our constitutional values. We hold every place of worship of all faiths in the highest regard. Our operations have been aimed exclusively at terrorist camps and facilities being used for anti-India activities. No religious sites, I repeat, no religious sites have been targeted by the Indian Armed Forces. Over the past few days, as we have seen, Pakistan all has suffered very heavy and unsustainable losses after it has given us an unprovoked attack on our installations. It has suffered losses in both land and air. There has been an extensive damage to the crucial Pakistani air bases like Skardu, Sargodha, Jacobabad and Bholari. In addition, a loss of AD weapon system and radars made the defense of Pakistani airspace untenable. Across the line of control, extensive and precise damage to military infrastructure and command control centers and logistic installations. In addition to that, 2 military personnel
had led to complete breakdown of its defensive and offensive capability and also Pakistani morale. In conclusion, let me reiterate that whilst we will be adhering to the understanding that has been reached today, that is the Indian Army, the Indian Navy, and the Indian Air Force, we remain fully prepared and ever vigilant and committed to defending the sovereignty and integrity of the motherland. Every misadventure by Pakistan has been met with strength, and every future escalation will invite a decisive response. We remain fully operationally ready to launch whatever operations may be required in defense of the nation. Thank you very much, ladies and gentlemen. Thank you. With that, we come to the closure of this press briefing. Thank you very much. तो रक्षा मंत्रालय की बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस और साफ तौर पर यह कह दिया गया है कि बहुत जिम्मेदारी के साथ काम किया गया है हमारी भारतीय सेना की तरफ से। भारतीय सेना देश की अखंडता और संप्रभुता के लिए हमेशा तैयार है। भारतीय सेना ने जिम्मेदारी के साथ काम किया। भारत एक सेक्युलर देश है। जिस तरीके से मिस इन्फॉर्मेशन पाकिस्तान की तरफ से फैलाई जा रही थी वो साफ तौर पर गलत प्रोपेगेंडा थी, गलत नैरेटिव थी। भारत सेक्युलर देश है। भारत ने किसी भी मस्जिद को नहीं निशाना बनाया, जबकि अगर देखें तो पाकिस्तान ने हमारे मंदिरों को और गुरुद्वारों को निशाना जरूर बनाया। बड़ी और अहम बात कही गई, दोनों देशों के बीच सीज फायर हो चुका है और भारतीय सेना पूरी जिम्मेदारी के साथ इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम देती हुई नजर आई है। अखंडता और संप्रभुता की रक्षा के लिए भारतीय सेना हमेशा तैयार है। भारतीय सेना ने पाकिस्तान की ऑफेंसिव और डिफेंसिव दोनों ही प्रणाली को नुकसान पहुंचाया है। पाकिस्तान ने जिस तरीके से मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई कि उसने भारत की रक्षा प्रणाली के बहुत महत्वपूर्ण आधारों को टारगेट किया, ये सीधे सीधे उसका एक का मिसलीड करने वाला जो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर था वो था। लेकिन हमारी सभी रक्षा प्रणालियां एकदम सुरक्षित है, हमारे सभी बेस सुरक्षित है, हमारे सभी आर्टिलरीज सुरक्षित है। इन सब के बीच भारत ने पाकिस्तान को भारी नुकसान पहुंचाया है। भारत ने पाकिस्तान की रक्षा प्रणाली को पूरी तरह से ध्वस्त किया है। कई रडार्स, एयर स्ट्रिप्स, एयर बेस, रक्षा प्रणाली के वो समूल जो आधार होते हैं पाकिस्तान की रक्षा प्रणाली को भारत ने सीधे तौर पर ध्वस्त किया है। बड़ी और अहम जानकारी, सीज फायर हो चुका है, लेकिन भारत अब भी ये कह रहा है, भारतीय सेना अब भी ये कह रही है कि अखंडता और संप्रभुता के लिए भारतीय सेना तैयार है। जल्दी जल्दी एक एक रिएक्शन ले लेते हैं। हम सिद्धार्थ दवे जी आपके साथ शुरुआत करते हैं। भारतीय सेना हमेशा तैयार। देखिए, भारतीय सेना तो हमेशा से तैयार है, किंतु भारत का जो मूड था इस बार और समग्र भारतवर्ष का डिप्लोमेटिक लेवल पे, ग्लोबल फ्रंट का, तो ये कुछ तरह से ऐसा हो गया कि तवा एकदम गर्म था और उस पे जो है ठंडे पानी से छिड़काव कर दिया गया है। लेट्स सी अभी व्हाट इज इट दैट हैज हैपेंड इन द बैकडोर्स। कहना बड़ा मुश्किल है। बीच में कुछ कमेंटेटर्स ये भी कह रहे थे कि कैन वी बाय आउट पीओके, तो क्या ये बेल आउट पैकेज जो मिला है ये भारत की तरफ से एक ऑफर था जिसके बदले में वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है वो, आई डोंट नो, इसमें काफी सारे स्पेकुलेशंस अभी हो रहे हैं, इसमें काफी सारे इफ्स एंड बट्स हैं। बट ओवरऑल देखा जाए तो जो पब्लिक सेंटिमेंट जो था, विपक्ष पूरे का पूरा भारत के साथ था और ग्लोबल लेवल पे जो जिस तरह से सपोर्ट भारत को मिला है इस बार, ये बहुत अनप्रेसिडेंटेड रहा है। और मे बी कई बार हम सोच रहे थे कि दिस शुड हैव बीन द लास्ट एक लास्ट पंच ऑन द एनिमी टू नॉक द एनिमी डाउन। सो अभी ये 3-4 दिन का जो विंडो है ये प्रॉब्ली एनिमी फिर से रिकूप होगा, क्या सायोप्स होगा, क्योंकि हमने इजराइल के केस में भी देखा था कि Israel won the war at the kinetic front but lost it on the psyops. तो लेकिन इस बार तो हमने काइनेटिक और नॉन काइनेटिक दोनों ही अगर हम देखें तो जिस तरीके से हमने एक्शंस लिए हैं उसके बाद हमें नहीं लगता कि पाकिस्तान इस अब आगे किसी भी तरीके की हिमाकत करने की सोचेगा। अगर सोचेगा भी तो उसके पहले उसको जो हमने उसका बर्बाद किया है उसके मंजर को याद करना पड़ेगा। पुष्कर जी मानते हैं इसे?
लावनी जी, मैं 100% सहमत हूँ। कुछ पॉइंट्स मैं आपके नॉलेज में डालूंगा। जैसे ही मैं आपसे बात कर रहा था, जब ये कॉन्फ्रेंस शुरू हुई, मैंने कहा था ये मिलिट्री डिसीजन है, मिलिट्री लेवल पे लिया हुआ डिसीजन। और देखिए, जो कॉन्फ्रेंस में इस बार सिर्फ मिलिट्री ऑफिसर्स बैठे हैं, ब्यूरोक्रेट को नहीं बैठाया गया, क्योंकि वही सिग्नलिंग जिसकी मैं बात कर रहा था कॉन्फ्रेंस से पहले, कि ये सिंदूर ऑपरेशन कंटिन्यू है, ये बस पॉज हुआ है। फौज की टर्मिनोलॉजी में सीजर और पॉज दोनों में डिफरेंस होता है, तो ये कंटिन्यू रहेगा। जहां तक पीओके की बात होगी, तो मेरी समझ ये कहती है कि पीओके इस बार निगोशिएशन का मुद्दा मांगा नहीं जाएगा पीओके, लेकिन यस, मुझे बहुत उम्मीद है कि एलओसी चेंज हो जाएगी। अगर हम एलओसी भी चेंज कराने में सफल हो जाते हैं तो ये हमारी बहुत बड़ी जीत है। तीसरी बात ये कि एक लेवल हमारे पास हमेशा बचा हुआ है। ये सरकार नहीं बोलेगी, सेना नहीं बोलेगी, लेकिन हमारे जैसे लोग बोल सकते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर चलता रहेगा। ये मैं आपके चैनल में कह रहा हूं आज भी। और इसका थर्ड फेज भारत तभी शुरू कर देगा, तुरंत शुरू कर देगा, जैसे ही आतंकी कोई भी वारदात यहाँ पर की अभी गई। इनफैक्ट अभी भी रक्षा मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये नहीं कहा गया कि ऑपरेशन सिंदूर को खत्म कर दिया गया है, इसका दायन नहीं किया गया। यानी अगर ऑपरेशन, और ये कहा गया कि हमने ऑपरेशन सिंदूर के तहत ये कार्रवाई की, इट मींस कि अभी सिर्फ हमने होल्ड किया है। और जैसा कि हम 2-3 दिनों की विंडोज की बात कर रहे हैं, 12 मई को बहुत सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। कर्नल व्यारा, सहमत हैं आप इन चीजों से कि वाकई अभी हम उस स्टेज में है, उस जगह पर खड़े हुए हैं जहां पर हम सीधे सीधे हर कदम पर निगोशिएट करेंगे और हर बार तैयार भी रहेंगे? जी, मैंने इससे पहले भी कहा था कि हमने पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से निर्णय लिया है। कमजोर दुश्मन था, हम नहीं थे। घुटने पे वो आया, हम नहीं आए। इस 4 दिन के ऑपरेशन और इस डेवलपमेंट से कई चीजें निकल के आई हैं। एक पहली चीज ये निकल के आई है कि हमने सिर्फ पाकिस्तान को नहीं, हमने पूरे विश्व को बताया, अपनी शक्ति का आभास कराया। हमने बताया हम शक्तिशाली हैं, हम सामरिक दृष्टिकोण से शक्तिशाली हैं, हम डिप्लोमेटिक तौर से भी शक्तिशाली हैं, और विश्व में हमारी बात मानी जाएगी और मानी जाती है, मानी जाएगी आगे भी। ये जो डेवलपमेंट हुआ, हमने अपनी शक्ति का प्रदर्शन दिखाया, किया। दूसरा, ये जो हमारे मित्र कह रहे थे कि ये अभी सेनाएं तुरंत बैरकों में जाने वाली नहीं है। जो सेनाएं दूर दूर से डिप्लॉयड हैं, ये अभी रहेंगी और अभी पाकिस्तान का मूड देखेंगी और पाकिस्तान की एक्टिविटी देखेंगी। इस प्रकार कहा गया कि एक्ट ऑफ टेरर और एक्ट ऑफ वॉर के बारे में बात की गई। अब पाकिस्तान को अपने आतंकवादी गुटों को समर्थन करने में 10 बार सोचना पड़ेगा। अगर पाकिस्तान के द्वारा, आईएसआई के द्वारा, पाकिस्तान सेना के द्वारा अगर आतंकवादियों को ट्रेन करके इंडिया भेजा जाता है, ऐसा कह दिया गया है कि युद्ध होगा, और ये युद्ध अब जो होगा वो निर्णायक होगा। हमने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया है इन 3 दिनों के अंदर ही पाकिस्तान की, जबकि अभी नो कॉन्टेक्ट वार हम लोग कह रहे हैं, अभी हमारा नो कॉन्टेक्ट वार हुआ है। अभी हमारी जो 4 दिन की लड़ाई हुई है, ये हमारी एयर पावर, आपने सही कहा। और हमने तो अभी बिल्कुल सीधे तौर पर डिक्लेयर भी नहीं किया था। पाकिस्तान ने तो पहले ही डिक्लेयर कर दिया था कि वी आर इन द वॉर विद इंडिया, लेकिन पाकिस्तान इंडिया की तरफ से इस तरीके का कोई डिक्लेरेशन नहीं दिया गया था। हाँ, लेकिन जिस तरह से आज दोपहर में एक्ट ऑफ वॉर को क्लियर कर दिया गया कि आतंक नहीं मानेंगे, और अगर आतंक होता है तो फिर वो एक्ट ऑफ वॉर होगा। इस वक्त एक जो खबर मिल रही है, विकास, अगर आपके पास कोई इनपुट्स हो, कि कल सर्वदलीय बैठक बुलाई जा सकती है इस सीज़फायर को लेकर, कोई ऐसी जानकारी आ रही है आपके पास, विकास? बिल्कुल, निश्चित तौर पर ये चर्चाएं देखिए आना शुरू हो गई हैं। और एक खबर ये भी कि आज देर शाम जो है एक बड़ी बैठक प्रधानमंत्री आवास पे हो सकती है। जो आज दिन भर चीजें हुई हैं और अभी भी जो चीजें घटी हैं, उसको लेकर एक पूरा ब्रीफ प्रधानमंत्री को दिया जा सकता है। और इस सीसीएस की बैठक भी आज शाम हो सकती है, ये भी हमारे पास खबरें आ रही हैं, जिसमें विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, एनएसए, सीडीएस और उनके साथ प्रधानमंत्री इसको लीड कर सकते हैं, ताकि आज अभी तक जितनी चीजें हुई हैं उसका ब्रीफ प्रधानमंत्री को दिया जा सके। और कल सर्वदलीय
ये बैठक भी हो सकती है, ये खबरें अभी तक निकल कर आ रही हैं। अब समय क्या होगा ये देखने वाली बात होगी, लेकिन इस समय जो आज लेफ्टिनेंट कमांडर हम देख रहे थे व्योमिका सिंह ने कहा या फिर कर्नल सोफिया कुरैशी ने कहा, मुझे इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में 3 चीजें ऐसी लगी जो सीधा तमाचा है आतंकिस्तान के उन सबसे बड़े ठेकेदारों पर। सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि इंडियन आर्म फोर्सेस पूरी तरह से तैयार हैं। ये बहुत बड़ा मैसेज है, यानी जो इतने साल से आप एक माइंड में अपने जो पालते आए हैं कि हमारे पास न्यूक्लियर देश है, हम आतंक ये हैं, आतंक को बढ़ाते हैं और एक बड़ी शक्ति है पाकिस्तान, वो पूरा भ्रम तोड़ दिया इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहकर कि हम अभी भी तैयार हैं। 2 बड़ी बात कही गई कि हम एक लोकतांत्रिक देश हैं और सेक्युलर देश हैं। और सबसे बड़ी बात आप देखिए लावनी जी, कह कौन रहा है? कर्नल सोफिया कुरैशी। ये मैसेजिंग जो भारत ने दी है ना, ये सिर्फ पाकिस्तान नहीं, सिर्फ भारत नहीं, पूरा विश्व देख रहा है। अब इस ऑपरेशन जो सिंदूर हमने चलाया, जो अभी हमारे तमाम मेहमान है जो कह रहे थे कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, बिल्कुल वो सही कह रहे हैं। इसमें कोई गुरेज नहीं होना चाहिए कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म हो चुका है। और हमें ये भी लगता है कि पाकिस्तान ने जो अब तक हरकतें की हैं, क्योंकि देखिए दोपहर में एक इनपुट हमारे पास ये था लावनी जी कि पाकिस्तान के पास जो सैन्य शक्तियां घट रही हैं इन हमलों के बाद, इसमें पाकिस्तान जो है आतंकी घटनाएं करा सकता है। तो ये जो एक मैसेज देने की कोशिश है ना, ये उसी खबर के लिए कि अगर आप कहीं भी पाकिस्तान द्वारा शोषित और पोषित आतंकवाद को भारत में लाते हैं तो उसको एंटी टेरर नहीं, एंटी वॉर ही माना जाएगा। अब ऑपरेशन सिंदूर जो चलाया उसकी 3-4 बातें बहुत जल्दी से मैं बड़ी बता देता हूं लावनी जी आपको। सबसे महत्वपूर्ण ये कि एक ऑपरेशन ने कितने 26 सालों का हिसाब जो भारत में आतंकवादी घटनाएं तथा कथित तौर पर पाकिस्तान जिसको नकारता रहा था उसका पूरा भ्रम तोड़ दिया। और एक ऑपरेशन ने 3 दिन में बता दिया कि आपके 26 साल के आतंकवाद को हम 3 दिन में वो भी तोड़ सकते हैं। तो फिर सोचिए कि आगे अगर आप, बिल्कुल आपने सही कहा कि अगर 26 साल के आतंक को हम 3 दिन में तोड़ सकते हैं तो आप सोचिए कि भारत कितना बदल चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी हमारे साथ जुड़े। और इस वक्त धर्म युद्ध की हम बात कर रहे थे, और धर्म युद्ध में जब धर्म के साथ सच जुड़ा होता है, धर्म के साथ अधर्म का नाश जुड़ा होता है, तो वही होता है जो आज देखने को मिला है।